Assalamu alaikum dear student teachers parents and friends. It's Nisar Shilpa and physics my profession. आज मैं आया हूँ आपके लिए एक क्लास फर्स्ट ईयर के लिए एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक जो है वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। तो इस टॉपिक में हम इसको मैंने हिस्सों में तकसीम किया है, डिवाइड किया। डिफरेंट टॉपिक्स जो है इस एक ही टॉपिक में हम डिफरेंट टॉपिक पढ़ेंगे ताकि आपके कंसेप्ट वेरिएबल फोर्स के बारे में और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स और कौन कौन से फोर्स वेरिएबल है, कौन कौन से फोर्सेस कांस्टेंट, इसके बारे में आपका कंसेप्ट इंशाल्लाह कंप्लीट क्लियर करूंगा और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो इस टॉपिक में जो हमारे पास सब टॉपिक्स हैं वो है डिफिनीशन ऑफ वेरिएबल फोर्स। पहले हम करेंगे डिफिनीशन ऑफ वेरिएबल फोर्स। सेकंड, कांस्टेंट वर्सेस वेरिएबल फोर्स। कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स दोनों के आपस में जो है वो कंपैरिजन करेंगे। हाउ टू मेक ए वेरिएबल फोर्स कांस्टेंट, एक वेरिएबल फोर्स कांस्टेंट को कैसे बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो इसमें टॉपिक है सब टॉपिक 4, वर्क डन इज इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पे साइन ऑफ इंटरोगेशन हमने दिया, हाउ मच टाइम्स द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये हम पढ़ेंगे। और लास्ट में हम एमसीक्यूज प्लस प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि हमारे पास जो है वेरिएबल फोर्स क्या है और उसका डिफिनीशन क्या है। तो याद रखिएगा कि जो जितनी भी फोर्सेस हैं ये मैं आप जरा मुतवज्जो हो जाइए, मैं बाद में थोड़ी सी पहले एक्सप्लेन करूंगा, बाद में इसे मैं डिफाइन करूंगा, ठीक है। याद रखिए कि जितनी भी हमारे पास फोर्सेस हैं तो वो सब के सब जितनी भी फोर्सेस ये वेरिएबल है। ये क्यों वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि जितनी भी फोर्सेस वो अदर मैकेनिकल वेरिएबल्स पर डिपेंड करती हैं। मतलब ऐसे फोर्स है कि खामखा दूसरी क्वांटिटीज पे वो डिपेंड करेंगे। तो जब वो दूसरी क्वांटिटी जिस पे ये फोर्स डिपेंड कर रहा हो वो कांस्टेंट ना रहे तो ये फोर्स तो कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की दूंगा। ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए ये किस बात पर डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो देखो अगर ये सारी बातें कांस्टेंट है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे। कौन से डिस्टेंस पे, फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन बॉडी टू द सेंटर ऑफ द अदर बॉडी। जैसे कि अगर हम यहाँ पे मतलब हम जमीन ले लें, अर्थ ले लें, तो r क्या है, जमीन के सेंटर से जो डिस्टेंस है तो उस पर डिपेंड कर, मतलब इसका मतलब है कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये डिपेंड कर रहा है किस बात पे, इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो मतलब अगर डिस्टेंस को आपने फॉर एग्जांपल डबल कर दिया तो ये फोर्स कितना रह जाएगा, 4 गुना रह जाएगा। मतलब है कि अगर न्यू डे आर आप कर दे 2r, मतलब न्यू डिस्टेंस आपने प्रीवियस डिस्टेंस का डबल कर दिया तो फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप 2r पुट कर दे तो 2 2 आर 4 और r स्क्वायर रह जाएगा। तो मतलब है आपके पास जो न्यू फोर्स है, न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स, वो पुराने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के 4 टाइम्स कम हो जाएगा। तो ये भी एक वेरिएबल फोर्स है, ये हम कांस्टेंट नहीं ले सकते, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फोर्स का आप अगर देखें, इलेक्ट्रिक फोर्स ये हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के मुताबिक है ये फार्मूला, और ये है हमारे पास कूलम जो कि फर्स्ट ईयर वाले ने क्लास 10 में पढ़ चुका है ये। तो ये है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। Q1 और Q2 जो है वो दो चार्जेस है, उनके बीच में जो फोर्स होता है वो फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, यानी दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसके साथ इसका जो रिलेशन है वो इनवर्स स्क्वायर। तो मतलब है इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है जिसे हमने इफ ई से रिप्रेजेंट किया, ये भी आर स्क्वायर पे 1 और आर स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। मतलब अगर
आप डिस्टेंस को डबल कर दें, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस को डबल कर दें तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा, जिस तरह की ग्रेविटेशनल है। एफ ओ आर डी इज इक्वल टू 2r कर दें आप, तो आपके पास जो नया इलेक्ट्रिक फोर्स है, दो चार्ज, उन्हीं दो चार्जेस के बीच में, वो पुराने वाले फोर्स के 4 गुना कम हो जाएंगे। तो ये भी एक मतलब ये भी फोर्स जो है ये हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, ये भी कांस्टेंट नहीं है। इसी तरह अगर आप ड्रैग फोर्स ले लें, ड्रैग फोर्स, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो कि हमारे पास बिल्कुल कांस्टेंट फोर्स है ही नहीं। ये कंसेप्ट मैं क्लियर करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये इसलिए मैं डिफरेंट एग्जांपल देता हूँ, इससे आपकी जो है वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगी और इन फोर्सेस के बारे में भी आपको काफी इल्म हासिल होगा, ठीक है। तो ड्रैग फोर्स देखिए, ड्रैग फोर्स जो है, ड्रैग फोर्स यानी ड्रैग फोर्स क्या होता है, हवा की जो रेजिस्टेंस होती है या वाटर में जो बॉडी मोशन करता है जो उसमें रेजिस्टेंस होती है या किसी और फ्लूइड में, उसको हम ड्रैग फोर्स के नाम से जानते हैं। तो ड्रैग फोर्स जो है वो एफ डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्लास जो है चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे। इसका फार्मूला है 6 पाई ईटा आर वी। 6 पाई ये तो कांस्टेंट है, आर जो है रेडियस ऑफ द बॉडी है, वी जो है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है, और ये क्वांटिटी जो है ये याद रखिएगा, इसको हम कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी का नाम देती है। और इसका मतलब होता है, ये किस बात पर डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द फ्लूइड पे डिपेंड करे कि ये फ्लूइड कौन सी मटेरियल से बना है, क्लियर है। दूसरी बात ये उनके गाढ़ापन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मतलब है कि ये वाला जो फोर्स है, ये जो ड्रैग फोर्स है, इट इज ए फंक्शन ऑफ ईटा, इसको ईटा का नाम हम देते हैं, ठीक है। और ईटा किस बात पे डिपेंड करे, ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो मतलब है कि ये फोर्स जो है ये डेंसिटी ऑफ द मीडियम रो से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस पर डिपेंड कर रहा है। और डेंसिटी जो है ये किसी फ्लूइड की हर जगह कांस्टेंट नहीं होती, ठीक है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मिसाल देता हूं कि जमीन का सरफेस है, यहाँ पे जितनी मतलब आप जमीन के सरफेस पे नजदीक होंगे तो यहाँ पे जो है हवा की डेंसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि जितनी भी भारी गैसेस है, हैवी गैसेस है, वो जमीन के करीब होते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इधर कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वगैरह वगैरह। और जितनी ही आप ऊपर चले जाएंगे तो लाइट गैस जितनी है, जैसे कि हाइड्रोजन गैस है या कोई और नियॉन गैस वगैरह, ये जो लाइट गैसेस है वो टॉप पे है। तो अगर एक बॉडी यहाँ से नीचे आ रही होती है इस तरह, तो यहाँ ये जो नीचे आ रहा है इधर, तो रास्ते में जो है डेंसिटी ऑफ द गैसेस तब्दील हो जाती है, क्योंकि डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। नेचर ऑफ द फ्लूइड जो है ये सारा हवा है इस तरह, ये नेचर ऑफ द फ्लूइड चेंज हो जाती है, तो इसलिए ये फोर्स भी वेरिएबल है, क्लियर हुई बात। इसी तरह हमारे पास जो फ्रैक्शन फोर्स है, फ्रैक्शन फोर्स वो तो आपको पता है वो किस बात पे डिपेंड करते हैं, वो स्मूथनेस एंड नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। दो सरफेसेस है, अगर वो कम स्मूथ हो तो फ्रैक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा स्मूथ हो तो फ्रैक्शन कम होगा। अगर नेचर डिफरेंट हो, जैसा कि फॉर एग्जांपल रबर ओवर रबर, स्टोन ओवर स्टोन, वुड ओवर रबर, ठीक है, तो फ्रैक्शन डिफरेंट होगा। तो मतलब है कि ये जो फ्रैक्शन है ये भी हर जगह कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये फोर्स जो है ये भी डिपेंड कर रहा है, और इसका हमको पता है कि N बाय एफ इस बात पे डिपेंड करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, और ये अप्लाइड फोर्स इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मतलब है जितनी भी हमारे पास फोर्सेस है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो भी हो, ये वेरिएबल फोर्सेस है। और ये क्यों वेरिएबल है, अब इसको हम डिफाइन करते हैं। डिफिनीशन ऑफ द वेरिएबल फोर्स अब क्या है हमारे पास, हाउ टू डिफाइन वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे, ए फोर्स, नोट कीजिएगा, ए फोर्स विच वेरीज मीन तब्दील होना, चेंज होना, इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ऐसा फोर्स
जो या तो मैग्नीट्यूड उसकी चेंज हो रही हो टाइम के साथ या डिस्टेंस के साथ, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो, इज कॉल्ड वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लॉन्गर डिस्टेंस के लिए जमीन से जितनी दूर जाएंगे तो ये फोर्स वेरी करता है, मतलब कम हो जाता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स लॉन्गर डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स भी वेरिएबल है। एयर ड्रैग जो है ये भी वेरी करता है। मतलब जितनी भी फोर्स है हमारे पास, जब हम उसको लॉन्गर डिस्टेंस के लिए कंसीडर कर दे या लॉन्गर टाइम के लिए कंसीडर कर दे किसी बॉडी पे, तो ये वेरिएबल होगा। इवन यहाँ तक कि इंसान का जो फोर्स है ये भी कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि इंसान के जो मसल्स हैं ये सॉलिड नहीं है, ये कंटिन्यूसली कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। कंट्रैक्ट रिलैक्सेशन की वजह से ये एनर्जी बॉडी से लेता है और फोर्स लगाने के लिए, मतलब वो अब हम ऐसे बात पे आ गई कि फोर्स जो है ये इसका प्रोवाइडर कौन है, एनर्जी है। मतलब वो बॉडी फोर्स लगा सकेगा जिसमें एनर्जी हो। मतलब फोर्स जो है, फोर्स इज अराइजेस फ्रॉम द एनर्जी, एनर्जी से अराइज होती है। और याद रखिएगा कि एनर्जी जो है, एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती। क्यों कांस्टेंट नहीं रहती? क्योंकि हम एक आइसोलेटेड सिस्टम को डिफाइन नहीं कर सकते। मैं फॉर एग्जांपल काम कर रहा हूं तो काम के साथ साथ मेरे बॉडी से जो हीट है, जो एनर्जी है, ये हवा में चली जाती है। इंजन अगर काम कर रहा हो तो इंजन काम के साथ जो मैकेनिकल काम है, जो एफिशिएंसी है उसकी, इसके साथ साथ वो हीट अप भी हो जाता है, गर्म भी हो जाता है। तो मतलब है कि फोर्स कांस्टेंट नहीं होता। तो ये है डिफिनीशन ऑफ वेरिएबल फोर्स, ए फोर्स व्हिच वेरीज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। एक ऐसा फोर्स जो मैग्नीट्यूड में भी वेरी करता हो और डायरेक्शन में भी। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये डायरेक्शन के मैग्नीट्यूड के लिहाज से देखें, यहाँ पे हमारे पास बॉडी जो है वो तो सीधी गिरती है, डायरेक्शन तो फोर्स का चेंज नहीं होता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चूंकि काफ़ी हाइट पे है तो यहाँ फोर्स की मैग्नीट्यूड कम होगी, इसलिए मैंने छोटा एरो लिया। इसके बाद जितना भी नीचे आता है तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का तो आपको पता है कि G(m(e)/r², मतलब जितना डिस्टेंस कम हो जाता है उतना फोर्स जो है इंक्रीज हो जाएगी, इस तरह। लेकिन डायरेक्शन में चेंज नहीं आ रहा है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ वो मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है। ठीक है, इस तरह और भी फोर्सेस हैं। तो ये है डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल फोर्स। अब कांस्टेंट और वेरिएबल का कंपैरिजन, सेकंड जो इसमें हमारे पास इधर जो मैंने लिखा था, सेकंड जो सब टॉपिक था वो है हमारे पास, वो लिखेंगे कि कांस्टेंट वर्सेस वेरिएबल। अब ये इंतहाई जरूरी बात है। अक्सर स्टूडेंट डायरेक्टली बस क्वेश्चन को याद कर देते हैं, कहते हैं कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज इक्वल टू दिस दिस दिस, बात खत्म। ऐसी खत्म नहीं होती, फिर उसको कंसेप्चुअली याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर सेकंड हमारे पास है कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट वर्सेस बमुकाबिला वेरिएबल फोर्स। इन दोनों का कंपैरिजन हम कैसे करेंगे? पता है, ये जो जितनी भी मैंने फोर्स की जिक्र की तो सारे वेरिएबल है। ठीक है, इसको हम पर डायरेक्टली इसके लिए फार्मूला क्यों हम यूज करते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस को हम क्यों यूज करते हैं? या यहाँ तो एफ का मतलब है कांस्टेंट फोर्स। ये फार्मूला जहां भी आप देखें तो इसका मतलब होता है कि फोर्स कांस्टेंट है। तो याद रखो, कोई भी फोर्स हमारे पास कांस्टेंट नहीं होता जब तक इसको शॉर्टर डिस्टेंस के लिए कंसीडर ना किया जाए। मतलब है, अब कांस्टेंट फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी? ए फोर्स which is considered for shorter length of displacement or time.
is called constant force. तो याद रखो वही वेरिएबल फोर्स है, लेकिन अगर हम उसी फोर्स को शॉर्टर टाइम के लिए कंसीडर कर दे, इतना शॉर्टर टाइम कि उसमें वो अपना मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन ना चेंज कर सके, तो उसको हम कांस्टेंट फोर्स का नाम देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो तो वेरिएबल है, लेकिन इसको कांस्टेंट कैसे लेंगे? फॉर एग्जांपल इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स is considered near the earth surface, near the earth surface, that is जमीन से जो हाइट है h, अगर ये जमीन के रेडियस से बहुत ही छोटा ले लें, फॉर एग्जांपल जमीन का जो r है, r वो हमारे पास है 6400 किलोमीटर, ये काफी ज्यादा है, ये पता नहीं कितना बनता है, 6,40,000 बनता है या 64 लाख बनता है, इतना इसका रेडियस है। अगर इसके मुकाबले में आप 10 मीटर हाइट ले ले, 15 मीटर ले ले या 20 मीटर, तो इसके मुकाबले में 20 मीटर तो कुछ भी नहीं ना। ठीक है, मतलब है कि 6400,000 मीटर, और इसके मुकाबले में आप 10, 15, 20 मीटर ले लें तो उस हाइट से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता इस फोर्स के लिए, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल है इसलिए 10-15 मीटर में इसका ज्यादा फर्क नहीं आता, मैग्नीट्यूड में ज्यादा चेंज नहीं आता। हालांकि अगर यही डिस्टेंस आप इलेक्ट्रिक के ले लें या स्प्रिंग के लिए तो काफी फर्क पड़ेगा। समझ आ रही है? तो छोटी हाइट पे अगर आप फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अर्थ है, ये अर्थ का हमारे पास रेडियस r है, अगर हम एक बॉडी इधर कंसीडर कर दें, ये इसका हाइट हो, ये इसका हाइट है h, इसका हाइट है, तो ये h इतना छोटा है इस r के मुकाबले में कि हम इस लोकेशन को r ही डिस्टेंस पे कंसीडर कर देते हैं। समझ आ रही है ना? हम कहते हैं कि यार बस ये इतना छोटा है तो बस r कंसीडर कर दो, और अगर आप फर्ज करें r कंसीडर ना भी कर दे, h भी कर दे, तो फोर्स में इतना कम चेंज आता है इस सरफेस से यहां तक, फोर्स में इतना कम चेंज आ जाता है कि हम उस चेंज को नजरअंदाज कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्लियर हुई बात? तो यही वजह है कि वही वेरिएबल फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको हमने कांस्टेंट कैसे बना दिया? डिस्टेंस को कम कर दिया। अगर लॉन्गर डिस्टेंस के लिए आप कंसीडर कर दें, फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक एक और r डिस्टेंस ले लें, तो ये अब कितना हुआ? 2r हुआ ना? तो फोर्स कितना कम होगा पता है आपको? ग्रेविटेशनल फोर्स या मास ऑफ द बॉडी जो है वो कितना कम होगा? वो होगा इफ ग्रेविटेशन डिवाइडेड बाय 4 टाइम, 4 गुना कम हो जाएगी। काफी चेंज है फोर्स में। ठीक है, तो फोर्स को इस तरह कांस्टेंट बना दी। सिमिलरली एक और मैं मिसाल दूं कि फोर्स को कैसे कांस्टेंट करेंगे। इससे पहले सॉरी, कांस्टेंट वर्सेस वेरिएबल, तो जो भी फोर्स हो अगर आप लॉन्गर डिस्टेंस के लिए कंसीडर कर दे या लॉन्गर टाइम के लिए, जब फोर्स एक्ट हो रहा हो एक बॉडी पे और वो लॉन्गर टाइम के लिए आप कंसीडर कर दे, तो वो वेरिएबल फोर्स होगा, वो वेरी करता है जरूर। ठीक है, अगर उसी फोर्स को आप शॉर्टर डिस्टेंस के, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द डिस्टेंस के लिए कंसीडर कर दे, तो फिर क्या होगा? वही फोर्स हम कांस्टेंट लेते हैं, लेकिन उसी डिस्टेंस के लिए, सारे डिस्टेंस के लिए नहीं। ठीक है, सिमिलरली इसका जो मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, सिर्फ एक ही एग्जांपल, तो वो होगा हमारे पास, आप बोर मत हुई, बड़ा कंसेप्ट मैं दे रहा हूं। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स जो बिल्कुल इंतहाई इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग फोर्स देखे आपको पता है कि फॉर एग्जांपल हम एक स्प्रिंग ले लें और इसकी इंपॉर्टेंस का आपको पता है, कॉमन जो हम यूज कर रहे हैं, तो देखिए डैम्पिंग ऑफ मोशंस के लिए हम इसको यूज करते हैं। डैम्पिंग ऑफ मोशन आपको पता है मोटरसाइकिल में यूज है, गाड़ियों में यूज किया जाता है ताकि शॉक को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, समझ आ रही ना? शॉक अब्जर्व होता है, पुख्तों की वो शॉक अब्जर्व। ठीक है, शॉक एब्जॉर्ब पर ये क्या करता है? ये दृश्य राजी का ना नागा नागा कई एब्जॉर्ब कई
ताना फंसा गया। ओके, अच्छा, तो ये इसका है जो मीन पोजीशन है, जो नॉर्मल पोजीशन है। क्लियर हुई बात। अब इसको अगर हमने डिस्प्लेस कर दिया राइट साइड पे, सपोज इसको हमने डिस्प्लेस कर दिया, स्प्रिंग जो है वो इलांगेट हुई, स्ट्रेच हुई इस तरह, तो अप्लाइड फोर्स उसकी तो हम बात नहीं कर रहे, हमने फोर्स ज्यादा इस्तेमाल कम इस्तेमाल करने के बाद हम स्प्रिंग फोर्स की कर रहे हैं। स्प्रिंग फोर्स इसी डायरेक्शन में होता है, इसको स्प्रिंग फोर्स। और याद रखो ये इस फोर्स को हम कैसे मेजर करेंगे, इसके लिए हुक ने हमारे पास एक फार्मूला छोड़ा है के एक्स। के जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि किसी गिवन स्प्रिंग के लिए पर मीटर लेंथ पे कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, पर मीटर लेंथ इंक्रीज करने के लिए कितना फोर्स, और ये हर स्प्रिंग में कांस्टेंट। तो मतलब है कि ये जो फोर्स है स्प्रिंग फोर्स, ये किस बात की फंक्शन है, किस बात पर डिपेंड किया, तो कांस्टेंट है। मतलब है ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। मतलब अगर ये बॉडी ज्यादा डिस्प्लेस हुई तो यहाँ फोर्स ज्यादा होगा, लेकिन जो ही अगर आप बॉडी को छोड़ दें तो ये जो जो नजदीक आता है, यहाँ पे देखिए पहला वाला x काफी ज्यादा है, ये थोड़ा बड़ा लिखता हूं, ये ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा, यहाँ पे फोर्स ज्यादा होगा स्प्रिंग फोर्स। फिर बॉडी थोड़ी नजदीक आ रही है, x कम हुई तो फोर्स भी कम हुई। ठीक है, इस तरह और नजदीक आ रहे, इधर आ रहे बॉडी, ठीक है, अब ये भी और छोटा, फोर्स भी छोटा। मतलब है जो ही ये इधर पहुंचा तो इसका फोर्स यहाँ पे जो है 0 हो जाएगी स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो मतलब है ये जो फोर्स है ये सारे रास्ते पे वेरिएबल है, लेकिन डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं। बॉडी इधर हो या इधर हो या इधर हो या सेंटर तक, सेंटर के बिल्कुल करीब हो, लेकिन फोर्स का एक ही डायरेक्शन होता है और वो डायरेक्शन ये है हमारे पास। क्लियर। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, फोर्स सारे डिस्टेंस के लिए तो फोर्स चेंज है, यहाँ पे फोर्स 0 है, यहाँ पे के एक्स है जो कि मैक्सिमम है, ये यहाँ पे ये मैक्सिमम फोर्स है, मैक्सिमम फोर्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फोर्स 0 से लेकर मैक्सिमम तक बढ़ता है और लीनियरली बढ़ता है, मतलब हर मीटर के लिए एक जितना बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर के लिए ये फोर्स इंक्रीज हुई 2 न्यूटन, तो नेक्स्ट के लिए 4 न्यूटन हो जाएगा, फिर नेक्स्ट के लिए 6 न्यूटन हो जाएगी, फिर इसके लिए 8 न्यूटन एंड सो ऑन। मतलब हर मीटर के लिए 2-2 न्यूटन ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें एक कांस्टेंट वेरिएशन आ रहा है, मुस्तकिल तौर पे इस फोर्स में, फोर्स के मैग्नीट्यूड में जो चेंज है, तब्दीली आ रही है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम इस सारे डिस्प्लेसमेंट का जो है, ये सारा जो डिस्प्लेसमेंट है इसका एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं, और ये इतना छोटा लेते हैं ताकि यहाँ से यहाँ तक अगर बॉडी मोशन कर दे, काम से गैप में मोशन कर दे, तो फोर्स पे ज्यादा असर नहीं पड़ता। तो इसलिए इस तरीके से हम वेरिएबल फोर्स को कांस्टेंट कर देते हैं। तो वेरिएबल और कांस्टेंट में अब कंपैरिजन क्या हुई कि फोर्स को अगर लॉन्गर टाइम और लॉन्गर लेंथ के लिए, लॉन्गर लेंथ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के लिए कंसीडर कर दे तो खुद बहुत वेरिएबल, अगर उसी फोर्स को शॉर्टर के लिए कंसीडर कर दे तो क्या होगा, कांस्टेंट। क्लियर। अब हमारे पास जो बात है वो क्या है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब वेरिएबल फोर्स पे हम थर्ड नंबर हमारे पास जो बात है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वो हम कैसे वर्क डन मालूम करेंगे। वर्क कैसे होगा, ठीक है। वर्क वैसे भी दो तरीकों से मैंने डिफिनेशन में लेके, मैग्नीट्यूड में चेंज की वजह से या डायरेक्शन में चेंज की वजह से। सबसे पहले हम बात करेंगे चेंज इन मैग्नीट्यूड, वेरिएबिलिटी इन मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। वेरिएबिलिटी इन द मैग्नीट्यूड, पहले हम इसकी बात करेंगे, फिर डायरेक्शन की।
इसके लिए एग्जांपल हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं एक्सप्लेनेशन के लिए, एग्जांपल दो हैं, ठीक है। कॉमन वैसे तो ज्यादा है लेकिन आम जो हमारे डे टू डे लाइफ में है वो एक है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये डायरेक्शन में चेंज नहीं होता, हमेशा ये सेंटर्ड फोर्स होता है, इसको सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है। अगर थर्ड बॉडी बीच में ना आ जाए तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये मैग्नीट्यूड में जाए, ठीक है। मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन चेंज में स्प्रिंग है। अब आपकी मर्जी, जो भी आपने लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना, मैं स्प्रिंग फोर्स लेता हूँ सपोज, आप ये वाले भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं स्प्रिंग फोर्स लेता हूँ, ठीक है। तो कंसीडर ए स्प्रिंग कांस्टेंट, हर एक स्प्रिंग का एक कांस्टेंट होता है के, जो हुक ने यूज किया था, के विद मीन पोजीशन with a mass attached to its one end and the other end, और स्प्रिंग का जो दूसरा एंड है is fixed with a support, एक सपोर्ट के साथ ये फिक्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एक स्प्रिंग, इधर एक मास पड़ा हुआ है हॉरिजॉन्टली, ये सपोर्ट है हमारे पास, ये इधर जो है ये एक मीन पोजीशन पे खड़ा है, नॉर्मल एक ऐसा पोजीशन जहाँ पे बॉडी पे किसी किस्म का फोर्स नहीं है, ना स्प्रिंग फोर्स है, कोई भी मतलब मोशन ही नहीं कर रहा, कोई फोर्स है नहीं, नेट फोर्स ना हो, ऐसी पोजीशन को हम मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन का नाम देते हैं, ठीक है। इस स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है वो के है, क्लियर। ये हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है, ये जिस सरफेस पे पड़ा है, ये जिस सरफेस पे पड़ा है उस सरफेस पे हम फ्रैक्शन भी कंसीडर नहीं करते, हम कहते हैं कि इस पे फ्रैक्शन जीरो है, जीरो नहीं होता लेकिन हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ये इस तरह पड़ा हुआ है, हमने इसको मूव किया एक एक्सट्रीम पोजीशन पे, मतलब हमने इसको इस तरह डिस्प्लेस किया यहां तक, ये डिस्प्लेस्ड हुई, ये मास ये डिस्प्लेस हुई, ठीक है। इसको हम एक्सट्रीम पोजीशन का नाम देते हैं। ये है हमारे पास मेन पोजीशन यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए एक फोर्स होगा और वो फोर्स है हमारे पास स्प्रिंग फोर्स, और इसका डायरेक्शन हमेशा के लिए मेन पोजीशन की तरफ होती है। अगर बॉडी उस साइड पे हो तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में, अगर बॉडी इस साइड पे आ जाए तो फिर उसी डायरेक्शन, मतलब बॉडी जिधर भी जाए लेकिन इस फोर्स का डायरेक्शन मेन पोजीशन पे ही फोकस रहेगा। लेकिन हम जो असल बात के लिए हम ये डायग्राम बनाए वो ये है कि भाई फोर्स जो है यहाँ से यहाँ वेरी करता है, यहाँ पे फोर्स मतलब स्प्रिंग को जितना आप ज्यादा खींचेंगे उतना सख्त हो जाता है, लेंथ के साथ सख्त हो जाता है, जितना उसके लेंथ में इजाफा आता है उतना इसमें स्प्रिंग जो है उसमें सख्ती आ जाती है, ठीक है। तो मतलब है कि यहाँ पे बॉडी पे मैक्सिमम फोर्स है, मैक्सिमम। फिर जो ये मेन पोजीशन की तरफ आता है तो कॉन्स्टेंटली ये फोर्स डिक्रीज हो जाता है, और कैसे कॉन्स्टेंटली पता है आपको, वो हॉक ने बता दिया के एक्स, ठीक है। यहाँ पर हम नेगेटिव लेते हैं क्योंकि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है एक दूसरे के साथ अपोजिट होते हैं, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में हम हल करेंगे यहाँ से यहाँ तक वर्क को, यहाँ पे हमारे पास जब बॉडी मीन पोजीशन पे आ जाए यहाँ पे तो स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, जीरो। यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन है, ये थोड़ा क्लियर लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे जो फोर्स है स्प्रिंग फोर्स एक्सट्रीम पोजीशन पे वो हमारे पास माइनस के एक्स है मैग्नीट्यूड के लिहाज से, और इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन इस तरफ, लेकिन ये फोर्स काफ़ी ज़्यादा है, मैक्सिमम है, ये जीरो है, फोर्स में वेरिएशन आ रहे हैं। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे,
हमने ऐसा करना होगा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने कवर की है, इसी डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये क्यों हम ऐसा करते हैं? हम हर एक छोटे हिस्से के लिए एक छोटे इंस्टेंट सेगमेंट ऑफ लेंथ जो है, इसके लिए फोर्स को कांस्टेंट बनाना चाहते हैं। मतलब हर छोटे छोटे लेंथ के लिए हम फोर्स कांस्टेंट बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम कैसे क्या करेंगे? देखिए, इस सिचुएशन में मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, और ये मेरा स्पेशल डायग्राम है। वो ये है, देखिए ये तो डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म है उस साइड पे। अब देखो फोर्स जो है, फोर्स में एक लाइन से नहीं बना सकते, क्योंकि फोर्स जो है वो वेरी करता है। मतलब यहाँ पे ज़्यादा है, फिर कम, फिर कम, फिर कम, जीरो। तो इस सिचुएशन में मैं देखिए इस तरह एक डायग्राम बनाता हूँ स्टूडेंट को भी, और यहाँ आपके लिए भी बना रहा हूँ। मैं ये डायग्राम इस तरह बनाता हूँ। देखिए ये मैं इसलिए बनाता हूँ, देखिए ये इसलिए इस तरह। आपको पता है ये जो एरो अभी मैं बना रहा हूँ, ये इसकी जो है मोटाई से मैं ये बात एक्सप्लेन करना चाहूँगा, मोटाई से, इसकी मोटाई से, कि जो फोर्स है ये वेरिएबल है, और जहाँ पे इसकी मोटाई ज़्यादा है इस एरो की, वहाँ पे फोर्स स्ट्रांगर है। तो जो जो हम इधर आते हैं तो इस एरो की मोटाई कम होती जाती है। ये फोर्स है हमारे पास, ये फोर्स है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, मोटाई कम हो जाती है। तो इसका मतलब होगा, सिंपल कंसेप्ट बनाने के लिए, कि यहाँ पे फोर्स स्ट्रांगर है, और जो जो हम मेन पोजीशन की तरफ आते हैं तो ये कम होता जाता है, और आखिर में यहाँ जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये वेरिएबल फोर्स के लिए मैं बनाया। तो अब अगर आप देखें तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ, और इसका जो सारा यहाँ से यहाँ तक अगर इस एरो को कंसिडर कर दें तो इसमें काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए इसका गैप जो है वो कम है, यहाँ पे गैप काफ़ी ज़्यादा है। मतलब जहाँ स्लोप इसका जो है इसके साथ पैरेलल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इस सारे डिस्प्लेसमेंट को, ये जो सारा डिस्प्लेसमेंट है, इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तब जाके आपको पता चलेगा कि एक छोटे हिस्से के लिए इसमें ज़्यादा चेंज मालूम नहीं होता। देखिए जैसा कि सपोज मैं यहाँ ये छोटा सा हिस्सा लेता हूँ, ये समझ आ रही ना? देखिए ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, ये जो छोटा दिखाई दे रहा ना, ये छोटा डिस्प्लेसमेंट है, और ये हमारे पास फोर्स है इस टाइम की। तो इसमें ज़्यादा चेंज नहीं है। यहाँ से ये वाला अगर आप देखिए तो इसके मतलब इस लाइन से इस लाइन तक इस एरो की मोटाई में ज़्यादा चेंज नहीं आता। मतलब है कि इस डिस्टेंस के लिए ये फोर्स कांस्टेंट है, इस डिस्टेंस के लिए ये वाला फोर्स कांस्टेंट है। ये जो पहले वाले के लिए कांस्टेंट था वो अब कांस्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो नेक्स्ट इंस्टेंट डिस्टेंस है, इसको नेक्स्ट इंस्टेंट डिस्टेंस कहा जाता है। इसके लिए ये वाला फोर्स कांस्टेंट है, इसके लिए ये वाला कांस्टेंट है, इसके लिए ये वाला कांस्टेंट है। इस तरह सारा जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, जो पाथ है, इसको हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे। कैसे? देखिए ये इधर मैं डायग्राम बनाता हूँ, और ये हमारे पास आर है, ये हमारे पास फोर्स है। ये थोड़ा इसकी मैंने ज़्यादा बनाई वो मोटाई, लेकिन आसानी के लिए। देखिए यहाँ से ये एक्स नॉट है 0, ये हमने x1 ले लिया, ये x नॉट है, ये x1, ये x2, ये x3, ये x4, या इधर ये x इधर लिखिए, चलो कि आसान हो, x1, x2, x3, x4 अप टू, इसी तरह हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, xn तक। और हर एक के लिए यहाँ से यहाँ तक जो फोर्स है, ये F1 है, ये F2 है, ये F3, और इस तरह ये फोर्सेस FON हो जाएंगे। क्लियर हुई? अब वर्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब बात आसान हुई। अब वो जो वर्क का जो कांस्टेंट फोर्स वाला फार्मूला है ना, जो मैंने इधर लिखा था, वही फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन हर एक वक्फे के लिए इसके लिए अलग फार्मूला, वही फार्मूला लेकिन जुदा यूज करेंगे।
इसके लिए जुदा यूज करेंगे, इसके लिए सारे जो जितने सेगमेंट्स है, जितने छोटे छोटे लेंस है, इसके लिए जुदा जुदा यूज करेंगे और आखिर में ऐड करेंगे। तो देखते हैं कि कैसे होता है। फोर्स का तो डायरेक्शन तो चेंज नहीं होता। वर्क डन फ्रॉम हियर टू हियर, कितना वर्क हुआ W1, यहां से यहां तक कितना वर्क हुआ W2, यहां से यहां तक W3, यहां से यहां तक कितना हुआ WN। द टोटल वर्क डन फ्रॉम x1 टू xn, x1 से लेकर xn तक टोटल वर्क हम कैसे यूज करेंगे 1 टू n, 1 से n तक इज इक्वल टू W1 W2 W3 और WN। ओके, अब वर्क W1 कैसे यूज करेंगे F1 डॉट x1। क्लियर, दोनों डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में है, ये उसी डायरेक्शन, फोर्स इसी डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 180 होगा। क्लियर। अच्छा, W2 के लिए F2 डॉट x2, F3 डॉट x3 एंड Fn डॉट xn। क्लियर। अब जितनी भी डिस्प्लेसमेंट है वो सारे के सारे उस साइड पे है, और जितनी भी फोर्स के जो छोटे छोटे हिस्से हैं वो इसी डायरेक्शन में हैं, सारे के सारे। तो F1 x1 cos 180 डिग्री, ठीक है। इस तरह F2 x2 cos 180 डिग्री, लास्ट तक ऐड करें Fn xn cos 180 डिग्री। ये होगा -1, सारे के सारे हो जाएंगे -1, ये होगा -1 और ये रहेगा -F1 x1 माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा ना, ये प्लस माइनस F2 x2 Fn xn, ये माइनस तो बिल्कुल बाहर निकाल दे, F1 x1 F2 x2 अप टू Fn xn, ये माइनस सबसे हमने कॉमन ली तो अंदर रह के प्लस। अब फॉर्मूला यूज करें माइनस समेशन सिग्मा I varies from 1, I start from 1 and approach to n, f I x I। क्लियर हुई बात। ये है सारा वर्क, टोटल वर्क जो हमने एक वेरिएबल फोर्स के लिए कैलकुलेट किया। ये गाइड्स में भी, वीडियो लेक्चर भी जितने भी हमने देखे, ये इधर ही छोड़ देते हैं, मैं इधर नहीं छोड़ता, मैं थोड़ा इसको आगे लेके जाऊंगा थोड़ा सा। ओके, अब देखो इसके बाद हमने क्या करना होगा। ये फार्मूला उसी सूरत में आपने इधर छोड़ना होगा जब फोर्स में वेरिएशन आ रहा हो, लेकिन वो वेरिएशन जो है वो रेगुलर वेरिएशन ना हो। समझ आ रही है। अब अगर स्प्रिंग फोर्स की तरफ हम देखें तो उसमें एक रेगुलर वेरिएशन आता है, मतलब अगर टाइम के साथ ले ले उसका मोशन तो हर सेकंड के बाद एक कांस्टेंट चेंज आता है, अगर लेंथ के साथ ले ले तो हर मीटर के लिए कांस्टेंट चेंज आ जाता है। समझ आ रही ना। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना होगा, आप करेंगे ऐसा, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं, तो ये मैं इस तरह लिख दूं माइनस I varies from 1 up to n f I। क्लियर, ये इस तरह मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, I varies from 1 up to n x I, ये और ब्रैकेट में।
ये तो मतलब है, ये तो सारे वेक्टर जो है x1 x2 x3 x4 ये तो सारे एक ही डायरेक्शन में, और ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है ये इसमें हर x के लिए ये जो गैप है ना, ये जो इंटरवल है लेंथ का, हर इंटरवल के लिए एक जितना चेंज आता है, तो इसलिए ये सारे डिस्टेंस जो है ये एक जितने हैं। समझ आ गई ना? तो ये तो हो जाएगा। अब इसके लिए हमने क्या करना होगा, फोर्स जब भी आपके साथ वेरिएबल हो, जब भी वेरिएबल होते हैं इस सिचुएशन में आपने क्या करना होगा, आपने कंसिडर करना होगा कि ये जो यहाँ पे मीन पोजीशन था, ये जो यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन था E, यहाँ पे फोर्स था हमारे पास के एक्स मैक्सिमम, ओके, यहाँ पे फोर्स था 0, तो फोर्स में वेरिएशन आता है 0 टू मैक्सिमम एंड मैक्सिमम टू 0। बॉडी को उधर ले जाएंगे तो यहाँ 0 से मैक्सिमम हो जाएगी फोर्स इस तरह, अगर इसको छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ। तो मतलब है कि, और ये वेरिएशन जो आता है, ये वेरिएशन भी रेगुलर आ रहा है। जब रेगुलर आ रहा हो तो याद रखिएगा, आप अक्सर हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज के लिए हम यही फार्मूला यूज करते हैं, जैसा कि कांस्टेंटली एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए जो एवरेज का फार्मूला है, हम इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, ये एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो यही सिचुएशन इधर भी है, तो हमने क्या करना होगा, इस फोर्स का और इस फोर्स का हम एवरेज लेंगे, ठीक है। एवरेज क्या होगा, देखिए एवरेज होता है, इधर हम लिखते हैं ये माइनस एफओ एवरेज इनटू, और ये सारा जो है ये एक्स का इक्वल है। तो देखो ये हमारे पास एवरेज फार्मूला क्या है, माइनस एवरेज ये है मिनिमम फोर्स एफ एस नॉट, यानी स्प्रिंग फोर्स एट ओरिजिन, सॉरी ये मेन पोजीशन, प्लस स्प्रिंग फोर्स एट एक्सट्रीम पोजीशन डिवाइडेड बाय 2। ओके, डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये हमने इधर लिखना है, इधर लिखते हैं आसानी के लिए, ओके जी। अच्छा तो ये वर्क डन फ्रॉम 1 to n, मतलब अब ये 1 to n हम बात खत्म करेंगे, क्योंकि n की बात अब खत्म हो गई, तो हम लिखेंगे मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन इज इक्वल टू माइनस एवरेज फोर्स का हमारे पास जो फार्मूला है, यहाँ पे हमने x नहीं लिखा ना, यहाँ पे x लिख के, ठीक है, ये x एवरेज फार्मूला 0 प्लस के एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स, वर्क डन 0 to E इज इक्वल टू माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास वर्क डन हुई, टोटल वर्क डन, क्लियर हुई बात, ये टोटल वर्क डन है। अच्छा, और ये वर्क डन कितना होता है, ये कैसे हम मालूम करेंगे, अगर बॉडी को हमने यहाँ से मूव कर दिया और इधर रख दिया तो क्या पता चलेगा, ये पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो जाएगी। ये बॉडी इधर पड़ी रहेगी, इसको यहाँ पड़ा रहने के लिए आपने कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, कितना फोर्स, जो ही आपकी फोर्स खत्म हुई या वीक हुई आपकी फोर्स, ये भाग जाएगा मेन पोजीशन की तरफ। तो ये ऐसे के लिए हम ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, ग्राफ हम कैसे ड्रा, देखिए यहाँ पे ले लें फोर्स, ये हमारे पास जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, इस पे हम लेंगे फोर्स, क्योंकि फोर्स जो है इसी केस में ये डिपेंड कर रहा है एक्स पे, तो ये एक्स जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आज़ाद है, खुद इख्तियार है, खुद मुख्तार है, तो ये इधर हम लेते हैं, और ये जो एक्स पे डिपेंड कर रही है इधर हम लेते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में देखो इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, ग्राफ हम इस तरह बनाते हैं कि हर एक डिस्प्लेसमेंट के लिए x1 के लिए f1 है, x2 के लिए f2 एंड सो ऑन, तो इसका जो ग्राफ है, ये जो वेरिएशन जो है वो कैसे आ रही है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर आप देखें, ये बहुत ही आसान बात होती है, फोर्स
इज इक्वल टू के एक्स। इसका मतलब है फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, तो जहां भी दो क्वांटिटी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन, तो उसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब है अगर हम इधर x1 ले लें, x2, x3, xn हम लेते हैं, हर एक x1 के लिए f1 है, इसके लिए f2 है, f3 है, इस तरह fn होगा। क्लियर हुई बात? तो ये सारे मिला रहे इस तरह, ये डॉट, ये डॉट, इस तरह ये हम इधर बना दिया आसान के लिए। क्लियर? ये सारे डॉट, तो इसका जो ग्राफ है वो कैसे आ जाएगा? स्ट्रेट। अब ग्राफ से भी हम वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है, यानी एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट, ये एरिया, ये है एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, इसके नीचे जो एरिया है, ये किस बात की इक्वल होगी? ये वर्क डन की इक्वल होगी। अगर आपके पास सिर्फ ग्राफ दिया गया हो तो, और आपसे ये पूछा जाए कि इसका जो वर्क कितना हुआ, ये डायग्राम दिया आपको, अक्सर होता है इस तरह, तो कितना वर्क हुआ, बहुत ही आसान बात है। बहुत कैसे हमें मालूम करना होगा? ये जो ग्राफ है, ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया आता है वर्टिकल लाइन के साथ ले लें, ये आपके पास वर्क डन है। तो एरिया ऑफ सॉरी, ये इधर रखा है यार, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन। ये वर्क डन का इक्वल होगा। अब ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये वाला साइड जो है ये हमको एफ रिप्रेजेंट करता है, ये वाला साइड जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये जो हमारे पास ये जो है ये एक्स है, ये जो हमारे पास है ये फोर्स है, ठीक है। तो एरिया अंडर द ग्राफ, ये एरिया क्या है हमारे पास? ये एरिया क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल आप मालूम कर दें, ये वर्क डन का इक्वल होगा। कैसे? एरिया अंडर राइट एंगल ट्राइंगल फार्मूला है वन, किसी भी ट्राइंगल का ये फार्मूला है 1/2 इनटू हाइट, ये वाला हाइट है, हाइट इनटू बेस, ये बेस है, इज इक्वल टू वर्क डन। ये जो हमने इधर लिखा ना, अब ये हमने देखना है कि ये आता है इससे यानी, ठीक है। तो 1/2 इनटू हाइट क्या है? एफ क्या है? ये सारा मैक्सिमम एफ एन तक, ठीक है, इनटू बेस कितना है? ये है एक्स। क्लियर हुई बात? अच्छा, 1/2 एफ किस चीज के बराबर है? एन है मैक्सिमम, तो ये किस चीज के बराबर है? के एक्स के, इनटू एक्स इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। ये था हमारे पास वर्क, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क हमारे पास। तो ये था वेरिएबल फोर्स पे वर्क डन। इस तरह आप ग्रेविटी भी यूज कर सकते हैं, और आप यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक के लिए। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें अप्रिशिएट करें ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।